स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि 29 फरवरी को आपका मैथ का एग्ज़ाम है। हिंदी का एग्ज़ाम हो चुका। फिलहाल जैसा भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, देखो उस पर ध्यान नहीं देना, अब तो वो हो चुका। लेकिन अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि डिफरेंट चैप्टर से हम लोग देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के ही पूछे हुए क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन ये है, ये आप तो समझ ही गए होंगे कि किस चैप्टर से। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा, यानी कि ये वाला क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन चैप्टर से है। ठीक है, तो ये चैप्टर से आपके सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े हो तो मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया 38 वीडियोज़ में। आप जाकर के प्लेलिस्ट ढूंढोगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप वहाँ से जाकर के इस चैप्टर को पढ़ सकते हो। फिलहाल चैप्टर नहीं भी पढ़े हो तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि कैसे इन सारे क्वेश्चंस को आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो आप कैसे करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास बोला गया इंटीग्रेशन में 1/रूट में x² + 2x + 2 dx का हमें मान ज्ञात करना है, यानी कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले ये जो पूरा फंक्शन है हम इसको i के बराबर ले लेते हैं। i से क्या होता है सर? i से होता है हमारे पास इंटीग्रेशन, इसलिए हम इसको i के बराबर ले लेते हैं। i = इंटीग्रेशन का साइन लगाया, 1/रूट में हमारे पास क्या दे रखा है? x² + 2x दे रखा है, प्लस का 2, और ये dx इसलिए दे रखा है कि आप इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करिएगा। dx दे रखा है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, dt दे रखा है तो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम लोग करेंगे क्या। सबसे पहले देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। i = इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट में हमारे पास क्या दे रखा है? रूट में दे रखा है x² + 2x। अब देखो 2 यहाँ पर हमारे पास दे रखा है ना, तो 2 को क्या मैं 1 + 1 नहीं लिख सकता? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे +1 + 1। ये मैंने क्या किया, 2 को 1 + 1 कर दिया और यहाँ से लिख दिया dx। इससे होगा क्या, देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि x + 1 का होल स्क्वायर को आप a + b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ब्रेक करो तो क्या आएगा? इसको ब्रेक करने पे आएगा आपके पास x² यानी कि a² + b² + 2ab, यही तो आएगा। तो अगर आप देखोगे x², 2x और 1 आपका, चाहे इधर इसको आप ये भी तो लिख ही सकते हो ना। आप लिखो x² + 2x + 1, ये भी तो लिख ही सकते हो ना, क्योंकि सारी वैल्यू तो प्लस में है ना, तो आगे पीछे करके लिख सकते हो। यानी कि इसको और इसको, इतने पार्ट को उठा करके हम लोग कह सकते हैं कि ये x + 1 का होल स्क्वायर है सर। तो इसको हम लोगों ने लिख दिया i = इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से लिखा 1/रूट में हमारे पास इसको लिया और इसको, क्योंकि देखो x + 1 के होल स्क्वायर को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो a² यानी कि x² + 1 + 2x यही आएगा हमारे पास। तो इसको लिख दिया x + 1 का होल स्क्वायर, और इतने पार्ट को हम लोगों ने फॉर्मूले से लिखा है ना। बाकी का ये तो प्लस का 1 बच ही रहा है ना, तो ये प्लस का 1 लिख दिया और यहाँ से लिख दिया हम लोगों ने dx। इतना हम लोगों ने काम कर दिया। अब देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको ज़रूर से नोट कर लेना। आपको इसी क्वेश्चन में नहीं, हर क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक, तो देखो यहाँ से अगर आप क्या करो, इस टर्म को, ये जो हमारे पास x + 1 दे रखा है, इसको अगर आप कुछ समय के लिए x मान लो, और ये जो 1 दे रखा है इसको आप a मान लो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा x और ये बन जाएगा a। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट में अगर हमारे पास दे रखा हो x² + a², ठीक है, a² मतलब 1 का अगर हम लोग यहीं पे स्क्वायर कर दे तो कुछ गलत थोड़ी हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कर लो या फिर 1 की पावर 1000 कर दो, 1 तो 1 ही रहेगा ना। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1 ही हो गया, और यहाँ से लिख दिया dx। तो अब अगर आप देखोगे ये फंक्शन इसी फॉर्म में तो मैंने बनाया है। देखो इसको मैंने क्या किया, एक टाइम के लिए x1 मान लिया तो ये हो गया x, और इसको मैंने a मान लिया तो a 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म में। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है log, ये मैं आपको फॉर्मूला ही बता रहा हूँ, इसको ज़रूर नोट करिएगा। होता है फॉर्मूला log mod ऑफ x का मतलब ये x + 1 ये पूरा, और प्लस का रूट में हमारे पास क्या होता है x² + a², और यहाँ से हमारे पास प्लस का c एक कांस्टेंट होता है। जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटाते हैं हम एक कांस्टेंट c लगाते हैं जिसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, ये हमारे पास हो गया। अब देखो ये तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम अप्लाई करेंगे इस पर, तो क्या लिखेंगे यहाँ से? इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहाँ से हम लोग लिखेंगे i = इस फॉर्मूले, मतलब इस फॉर्म में हमारे पास ये दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log
और यहाँ से लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स, एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स प्लस वन ये कर रहा है। देखो आपका यही तो बन रहा है, ये एक्स का स्क्वायर यानी कि इसको हमने एक्स बनाया तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूले होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स, एक्स का काम कर रहा है एक्स प्लस वन और प्लस रूट में हम लोग लिखेंगे एक्स का होल, मतलब एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। ए का काम कौन कर रहा है, इसको मैंने ए बनाया ना, तो ए का काम कौन कर रहा है, वन ही तो कर रहा है, तो लिखा वन का स्क्वायर और मॉड बंद करके आप लगा दीजिए सी। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक कर दिया इसको। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आई इक्वल टू, लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वन और यहाँ से हम लोग लिख देंगे रूट में। इसको अगर आप इसको ब्रेक करना चाहेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे, देखो एक्स प्लस वन है, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या करो ब्रेक करो, जैसे यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है। तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वन और प्लस का टू ए बी यही तो आएगा। देखो यही फॉर्म है ना, इसको मैंने क्या किया ब्रेक कर दिया और प्लस का वन का स्क्वायर है, वन का स्क्वायर का मतलब वन ही होता है और ये मॉड बन करके हमारे पास सी दे रखा है। अब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वन और प्लस रूट में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस 2x लिख सकते हैं, ठीक, और प्लस ये हमारे पास वन प्लस वन, ये वाला वन और ये वाला वन मिलकर के हमारे पास 2 हो जाएगा, वन प्लस वन हमारे पास 2 हो जाएगा और प्लस का c एक कांस्टेंट लगाते हैं, जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हटता है कांस्टेंट c लगाते हैं। अब ये सर ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं फिर भी कहता हूँ अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आपके बोर्ड एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं किसी और चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में हमारे पास वक्र y इक्वल टू हमारे पास दे रखा है x माइनस वन अपॉन x माइनस टू और बोला गया है x नॉट इक्वल टू 2, x की वैल्यू हम 2 नहीं रख सकते कि x इक्वल टू 10 पर, यानी कि x इक्वल टू हम 10 रख सकते हैं लेकिन x इक्वल टू 2 नहीं रखना है, पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ठीक, चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे इसको, तो देखो जब भी आपको बोले स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना है यानी कि आपको समझ जाना है कि आपको dy अपॉन dx की वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखो स्पर्श रेखा की प्रवणता वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे तो उसमें आपको dy अपॉन dx से निकाल के बताना है। ठीक, तो ये हमारे पास y इक्वल टू दे रखा है, सबसे पहले y की वैल्यू लिख लेते हैं, दे रखी है x माइनस वन और अपॉन में दे रखी है x माइनस टू, ये हमारे पास y की वैल्यू दे रखी है। तो ये देखो हमारे पास हो गया हर, ये हो गया अंश, तो ये अंश और हर बन रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये हमारे पास y इक्वल टू दे रखा है, अगर हमें dy अपॉन dx चाहिए तो हमें डिफरेंशिएट करना होगा, तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इसमें अंश हर का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला नहीं मालूम तो देखो नोट कर लो, जिसको नहीं मालूम बच्चे फॉर्मूले भी ऐसे साइड में या फिर वहीं पर नोट कर लिया करो, जिससे जब भी आप रिवीजन करो एग्जाम टाइम पे आपको तुरंत याद आ जाएगा। ठीक, तो इसमें अंश और हर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सर फॉर्मूला क्या होता है अंश और हर वाले के लिए, तो देखो होता है हर का गुणा करिए और अंश का आप क्या करिए डिफरेंशिएशन, यानी कि अंश का अवकलन, और लिखते हैं माइनस अंश का गुणा और हर का अवकलन d अपॉन डी एक्स हर, और अपॉन में हम लोग लिख देते हैं हर का स्क्वायर। जिसको पता था यस कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास। देखो पहले क्या करते हैं, हर का गुणा कर देते हैं, फिर अंश का अवकलन करते हैं, माइनस अंश का गुणा हर का अवकलन, क्या करते हैं इस तरीके से करते हैं, और अपॉन में करके ये हर जो है हर का होल स्क्वायर कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे, ये हमारे पास y दे रखा है, सबसे पहले तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स बन जाएगा, ये इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे अंश और हर वाला। तो देखो अंश का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, और हर का काम ये कर रहा है। तो हर का क्या होता है मल्टीप्लाई, पहले हर का क्या करते हैं हम लोग गुणा, तो x माइनस टू का गुणा कर दिया इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू अंश का हम लोग क्या करते हैं, अंश का हम लोग करते हैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन यानी कि अवकलन, तो लिखा x माइनस वन। तो यहाँ से अंश की वैल्यू कितनी दे रखी थी x माइनस वन, तो ये हम लोगों ने अंश की वैल्यू रख दी, माइनस अंश का फिर गुणा करिए, अंश दे रखा है x माइनस वन, और हर का क्या कर दीजिए, हर का आप अवकलन, हर हमारे पास दे रखा है x माइनस टू, और अपॉन में कर दीजिए आप हर का स्क्वायर, हर हमारे पास दे रखा है x माइनस टू, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। सर आई होप कि आपको फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला को अप्लाई करना भी मैंने सिखा दिया कि आंसर का फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर
करते हैं। ठीक, तो जब भी आपको ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस दिखेंगे तो आप यही वाले फॉर्मूला लगा करके उसको डिफरेंशिएट करना, क्योंकि वो डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो dy अपॉन dx इक्वल टू, अब इसको क्या कर सकते हैं, ये तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, x माइनस 2 को ऐसे ही लिख दिया। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। x माइनस 1 को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक बार x को करोगे एक बार 1 को करोगे, 1 क्या डिफरेंशिएट होगा, 1 क्योंकि क्या है 1 कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर x का कोई टर्म नहीं है तो 1 खाली अकेला है ना, जहाँ पर भी कोई नंबर अकेला हो तो यानी कि वो कांस्टेंट है, 3 हो 4 हो 1 हो कुछ भी हो, अकेला हो जहाँ पर x ना लगा हो तो वो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट का काम करेगा। तो आप सभी को पता होगा कि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0। तो x का करेंगे सिर्फ और सिर्फ x का डिफरेंशिएशन x के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dx अपॉन dx लिखेंगे। सर dx अपॉन dx का मतलब 1 होता है, तो ओवरऑल मिला करके x का डिफरेंशिएशन किया तो 1 आ गया, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि 1 क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, उसके बाद लिखा माइनस, यहाँ पर x माइनस 1 इसी तरीके से रहेगा। सेम काम यहाँ पर भी होगा, x का करोगे तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ऐसे ही तो आएगा, dx अपॉन dx, इसका मतलब 1 ही तो आया, dx अपॉन dx का मतलब क्या 1 हो जाएगा, तो लिखा 1। अब 2 का भी उसी तरीके, जैसे यहाँ पर 1 का नहीं हुआ था उसी तरीके से यहाँ पर 2 का भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, क्योंकि 2 भी क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये इतना ही टर्म बचेगा हमारे पास। अपॉन में हमारे पास दे रखा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो लिख दिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करिए, इसको ब्रैकेट ओपन करके इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, dy अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी यहाँ से हम लोग लिखेंगे x माइनस 2, इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे आप अंदर तो लिखेंगे माइनस x और प्लस का 1, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करने पर इसी तरीके से तो आएगा। और यहाँ से हम लोग लिख देंगे क्या, यहाँ से लिख देंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने देंगे। अब आप यहाँ से देख रहे होंगे कि आपका x से x कैंसिल आउट हो जा रहा है, और यहाँ से dy अपॉन dx की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस 2, और यहाँ से क्या आ रही है आपका प्लस का 1, तो माइनस 2 प्लस 1, और अपॉन में हमारे पास दे रखी है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, माइनस 1 ही तो आएगा, तो माइनस 1 अपॉन में लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखो अब यहाँ तक तो देखो dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई। अब आप क्वेश्चन में फिर से चलोगे तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था, क्वेश्चन में आपको बोला गया था x इक्वल टू 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालिए, यानी कि आपको x इक्वल टू 10 लिखना है, x इक्वल टू 10 आपको क्या करना है, इसको रख करके तब प्रवणता निकालनी है। तो यहाँ पर आपने इतना dy अपॉन dx की वैल्यू निकाली। अब यहाँ पर जो ये आपका x वाला टर्म दिख रहा है, x के प्लेस पे आपको x इक्वल टू 10 रख देना है, तो आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी। तो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू रखेंगे 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हमने कर दिया। यहाँ से लिखेंगे dy अपॉन dx, यानी कि प्रवणता हमारे पास जो आएगी 1 अपॉन 8 हो जाएगा ना, 10 माइनस 2 हो जाएगा 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1/64। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। 5 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे, तो बहुत ही चांसेस है कि इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक, तो बहुत अच्छी तरीके से देख लेना। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता था तो नोट कर लेना, हर क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट लगेगा, तो बहुत ही अच्छी तरीके से फॉर्मूले को भी नोट करते रहना, वरना कई बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन का मेथड पता होता है कि वो कैसे सॉल्व होगा, लेकिन आपको उसमें यूज़ होने वाले फॉर्मूले ही आप भूल जाते हो एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, तो ऐसी गलती ना हो आपके साथ, तो इसलिए आपको फॉर्मूला भी बहुत अच्छी तरीके से उतना ही इंपॉर्टेंस देना जितना कि आपको क्वेश्चंस पर। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है सदिश a वेक्टर बराबर हमारे पास दे रखा है और b वेक्टर बराबर दे रखा है के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन लेवल पर भी आपसे बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाता है, लेकिन आपके 12th लेवल पर बात करेंगे तो बहुत ही ईजी पूछा जाता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता, बहुत ही छोटा होता है, आराम से कर ले जाओगे। ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है सर, ए वेक्टर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का 5k कैप, ये हमारे पास ए वेक्टर दे रखा है। बी वेक्टर की बात करेंगे तो बी वेक्टर की भी वैल्यू दे रखी है 2i कैप प्लस j कैप और प्लस का 3k कैप, ये हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है। हमें इसका मात्रक सदिश निकाल के बताना है। तो सबसे पहले आप करोगे क्या, देखो मात्रक सदिश के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है c कैप इक्वल टू हमारे पास होता है 1/mod ऑफ ए वेक्टर
तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम निकालते हैं और ए वेक्टर बी वेक्टर का मॉड निकालते हैं और दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास मात्रक सदिश आ जाता है। तो ये हो गया हमारे पास। तो हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है। सबसे पहले तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम निकालते हैं। तो यहाँ से लिखा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों का सम निकालने के लिए पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि दे रखी है ए वेक्टर की वैल्यू 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का 5k कैप दे रखी है। तो ए वेक्टर की वैल्यू है। ठीक, इसमें ऐड करना है बी वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप प्लस j कैप और प्लस का 3k कैप। ये हमारे पास किसकी वैल्यू दे रखी है, ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है बी वेक्टर की। ठीक, अब इन दोनों का सम करना कैसे करते हैं आपको 11th में ही सिखा दिया जाता है। हमें करना क्या होता है, विथ साइन हमें क्या करना होता है, इन दोनों को जोड़ना होता है। देखो 2i प्लस 2i कितना हो जाएगा, 4i कैप हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से लिखा प्लस 2i प्लस 1i कितना हो जाएगा, 3i कैप हो जाएगा। उसके बाद देखो माइनस का 5k और प्लस का 3k कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 2k। पहले तो देखो 5 माइनस 3 कितना होता है, यहीं से आप देखो अगर -5 करेंगे और +3 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 ही तो आएगा। तो माइनस का 2 और k कैप हमने एज इट इज लिख लिया। तो इतना सा काम किया हमने, हमारा क्वेश्चन का 80% मतलब 50% पार्ट तो यहाँ से हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम निकाल लिया। अब इसका मॉड निकालते हैं, फिर दोनों को डिवाइड करते हैं, हमारे पास मात्रक सदिश आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास पहला पार्ट जो हम लोगों ने निकाला, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो सम हमने निकाला है उसका हमें क्या करना है, मॉड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर का मॉड ये हमने निकाला है। अब इसका हमें मॉड निकालना हो तो कैसे, अभी पिछले क्वेश्चन में सिखाया मैंने। आप क्या करो, सबसे पहले रूट लगा दो, उसके बाद i j k के गुणांक को क्या करो, स्क्वायर लगाते हुए जोड़ते जाओ। i के गुणांक की बात करेंगे तो 4 दे रखा है, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस j के गुणांक की बात करेंगे 3 दे रखा है, स्क्वायर लगा दिया, प्लस देखो विथ साइन लेते हैं इसलिए ये k का गुणांक -2 है तो -2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, ये हमने कर दिया। अब यहाँ से अब हम लोग इसके मॉड की भी वैल्यू निकाल लेंगे इजली। तो मॉड ए वेक्टर मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगी, यहाँ से ये हो जाएगा 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और प्लस ये हमारे पास -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से ये 29 आ जाएगा। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जो वैल्यू आएगी हमारे पास मॉड ऑफ 29। अब 29 का कोई स्क्वायर नहीं होता तो ये हमारे पास रूट में ही 29 रहेगा। अब इस फॉर्मूले पर हम लोग पुट कर देते हैं। ये देखो हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाल ली है और यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू की बात करें तो ये हम लोगों ने निकाल ली है। तो फॉर्मूला होता है सी कैप इक्वल टू, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 मॉड में होता है, मॉड में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, रूट में 29। तो रूट में 29 कर दिया, इनटू में हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम लिखते हैं। कितना निकाला है हम लोगों ने, ये निकाला है 4i कैप प्लस 3j कैप और माइनस का 2k कैप। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चाहोगे इसको थोड़ा सा और ढंग से लिखना तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो सी कैप इक्वल टू 4i कैप अपॉन रूट में 29 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे प्लस, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3j कैप अपॉन रूट में 29 कर दिया और उसके बाद लिख दिया माइनस 2k कैप और अपॉन में क्या कर दिया, रूट में 29 कर दिया। तो ये जो आएगा ये भी आपका करेक्ट आंसर और ये भी आपका करेक्ट आंसर है। ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, ये हम लोगों ने मात्रक सदिश निकाल के बता दिया। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, मात्रक सदिश की वैल्यू आ जाएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपके बोर्ड एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है तो तैयारी को करते रहिए। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। जाइए, ऑल द बेस्ट। आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से करिए। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइए, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, आपको रिप्लाई भी करता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।